वेलकम। ये एक स्प्लिट स्क्रीन चित्र है। इस इमेज में बाईं ओर एक प्राचीन गुफा है जहां खुरदरी चट्टानों पर जंगली जानवरों जैसे मैमथ और सूअर और शिकारियों के चित्र बने हैं। अच्छा। और यहाँ एक हल्की पीली और भूरी रोशनी दिखाई दे रही है। दाईं ओर एक व्यवस्थित पक्की ईंटों से बना प्राचीन नगर है जिस पर स्पष्ट धूप पड़ रही है। क्या बात है, एकदम स्पष्ट कंट्रास्ट है। बिल्कुल। अब मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। हेडिंग है प्रारंभिक विश्व सभ्यता का परिचय। जी। सब हेडिंग खानाबदोश शिकारियों से लेकर महान नगरों के उदय तक की यात्रा, एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट। इसका सरल अर्थ है कि ये पूरी चर्चा मानव विकास के उस सबसे बड़े बदलाव के बारे में है जहां इंसान ने गुफाओं से निकलकर ईंटों के शहर बसाए। बिल्कुल सही। मतलब ये केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे आज के समाज की नींव है। एकदम सही कहा। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। ये एक प्रतीकात्मक चित्र है। जी। इस चित्र में ऊपर एक रहस्यमय आंख और ज्यामितीय आकार यानी एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म से एक यहाँ गोल्डन लाइट यानी सुनहरी रोशनी नीचे जमीन के अंदर दबी हुई पुरानी कलाकृतियों जैसे बर्तन और हथियारों पर पड़ रही है। अच्छा, मतलब अतीत को खोजना। हाँ, बैकग्राउंड मिट्टी की परतों वाला है। अब टेक्स्ट देखते हैं। हेडिंग है इतिहास का अर्थ। जी। टेक्स्ट है यूनानी शब्द हिस्टोरिया से निर्मित जिसका अर्थ है पूछताछ या शोध के माध्यम से ज्ञान, नॉलेज थ्रू इंक्वायरी। आगे है सिर्फ अतीत नहीं, इतिहास केवल बीता हुआ कल नहीं है, ये अतीत का एक व्यवस्थित, बुद्धिमत्तापूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण है। बिल्कुल। और नीचे बॉक्स में E.H. कार के प्रसिद्ध शब्द हैं, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। तो ये हमें बताता है कि इतिहास कोई धूल भरी किताब नहीं है। सही बात है। जैसे ये सुनहरी रोशनी जमीन के अंदर की सच्चाई उजागर कर रही है, वैसे ही इतिहास वैज्ञानिक जांच पड़ताल से अतीत को समझकर हमारे वर्तमान को दिशा देता है। एकदम सटीक विश्लेषण। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। ये चित्र 3 मजबूत प्राचीन यूनानी स्तंभों को दर्शाता है जो एक चट्टानी नींव पर खड़े हैं। बैकग्राउंड में हल्के भूरे रंग का नक्शा या रेखाएं हैं। हेडिंग है इतिहास का महत्व। जी। पहला स्तंभ पहचान और जड़ें, आइडेंटिटी एंड रूट्स, समाजों, राष्ट्रों और संस्थाओं की जड़ों को समझना। ये बताता है कि हम आज यहाँ कैसे और क्यों हैं। अच्छा। दूसरा स्तंभ नैतिक और तार्किक समझ, मॉरल एंड क्रिटिकल कंपस, अतीत की सफलताओं और गलतियों जैसे युद्ध या पतन से सीखना, साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की तार्किक क्षमता का विकास। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ परिवर्तन का आकलन, असेसिंग चेंज, ये समझना कि मानव समाज, तकनीक और भौगोलिक परिस्थितियां समय के साथ कैसे बदलती हैं और भविष्य की दिशा क्या हो सकती है। तो इसका सरल अर्थ है कि इतिहास 3 खंभों पर टिका है। अगर हमें अपनी पहचान जाननी है, भविष्य के लिए सही फैसले लेने हैं और दुनिया में हो रहे बदलावों को समझना है तो हमें इतिहास पढ़ना ही होगा। सही बात है। ये एक तरह से GPS की तरह काम करता है। बेहतरीन उदाहरण। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। इस चित्र में 2 अलग-अलग हिस्से हैं। बाईं ओर गर्म नारंगी रंग के साथ एक चमकती हुई लौ यानी फ्लेम और मस्तिष्क का चिन्ह है। और दाईं ओर ठंडे नीले रंग के साथ एक गियर और स्तंभ का चिन्ह है। अच्छा। टेक्स्ट पढ़ता हूं। हेडिंग संस्कृति और सभ्यता में अंतर। पहले संस्कृति, कल्चर, व्हाट वी आर। प्रकृति है आंतरिक, वैचारिक और भावनात्मक। जी। तत्व हैं कला, धर्म, मूल्य, भाषा, रीति रिवाज, नैतिकता और दर्शन। गति, ये धीमी गति से बदलती है और समाज की आत्मा है। लैटिन शब्द कल्टस से उत्पन्न। अब सभ्यता, सिविलाइजेशन, व्हाट वी हैव। प्रकृति बाह्य, भौतिक और मापने योग्य। अच्छा। तत्व नगर व्यवस्था, तकनीक, कानून, वास्तुकला और बुनियादी ढांचा। गति, ये तेजी से बदलती है और प्रगतिशील है। लैटिन शब्द सिविलिस से उत्पन्न। बिल्कुल। और नीचे का टेक्स्ट है सभ्यता के नष्ट होने जैसे नगरों के पतन पर भी संस्कृति सदियों तक जीवित रह सकती है। इसका सरल अर्थ ये है कि सभ्यता हमारा हार्डवेयर है। जैसे हमारे फोन, घर और सड़कें जो जल्दी जल्दी बदलते हैं, लेकिन संस्कृति हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारे विचार और भावनाएं जो बहुत गहराई में रहते हैं। बहुत ही शानदार। हार्डवेयर टूट सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर पीढ़ियों तक चलता है। एकदम सही। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। जी।
इस चित्र में मिट्टी की 3 अलग-अलग परतें दिखाई गई हैं। सबसे नीचे गहरी और पथरीली परत है, बीच में हल्की परत है और सबसे ऊपर घास वाली उपजाऊ परत है। हर परत से तीर निकालकर औजारों को समझाया गया है। अच्छा। हेडिंग है पाषाण काल। सबसे ऊपर नवपाषाण काल, नियोलिथिक, मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। कृषि की शुरुआत, पहिए का आविष्कार और पॉलिश किए गए चमकदार औजार। जी। बीच में मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, पर्यावरण में बदलाव, छोटे और नुकीले औजारों, माइक्रोलिथ्स का प्रयोग, पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत और गुफा चित्रकला जैसे भीमबेटका। सबसे नीचे पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक, शिकारी और खाद्य संग्राहक, हंटर गैदरर्स, खानाबदोश जीवन, आग का आविष्कार और बड़े भद्दे पत्थर के औजार, हैंड एक्सेस, चॉपर्स। तो ये हमें बताता है कि मानव विकास रातों रात नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये परतों में हुआ। पहले बड़े पत्थर के औजार थे, फिर पर्यावरण बदलने पर छोटे औजार आए और अंत में कृषि और पहिए ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। सही बात है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। यहाँ सूखी दरार वाली मिट्टी पर एक पैर का निशान है और इस निशान से आगे की ओर तीर के रूप में यहाँ एनर्जी फ्लो लाइट के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह दिखाया गया है। अच्छा, बहुत दिलचस्प। ये ऊर्जा एक ज्यामितीय ग्रिड के अंदर एक चमकते हुए हरे अंकुरित बीज तक जाती है और यहाँ गोल्डन लाइट भी दिखाई दे रही है। हेडिंग है द आर्कियोलॉजिस्ट्स ब्लूप्रिंट। ऊपर बॉक्स में है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट शिफ्ट, हिमयुग की समाप्ति, पृथ्वी का गर्म होना जिससे घास वाले मैदानों और जंगली अनाजों जैसे गेहूं, जौ का प्राकृतिक विकास हुआ। जी। नीचे के बॉक्स में है अवलोकन और बुद्धिमत्ता, ऑब्जर्वेशन, बीजों के अंकुरण और पौधों के विकास चक्र का सूक्ष्म अवलोकन। बिल्कुल। पशुओं को पालतू बनाना, डोमेस्टिकेशन, शिकार में सहायता के लिए कुत्ते और बाद में दूध, मांस व कृषि कार्य के लिए भेड़, बकरी और मवेशियों को पालना। और सबसे नीचे लिखा है प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता, फूड गैदरर्स से अन्न उत्पादक, फूड प्रोड्यूसर बनने तक की महान यात्रा। तो इसका सरल अर्थ है कि जैसे ही बर्फ पिघली, इंसानों ने प्रकृति को ध्यान से देखना शुरू किया। यह ऊर्जा का प्रवाह दिखाता है कि कैसे हमने सिर्फ खाना खोजने वाले नोमैड से खाना उगाने वाले प्रोड्यूसर्स बनने की सबसे बड़ी छलांग लगाई। बिल्कुल सही। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। ये एक पुराने पत्थर के स्क्रॉल जैसा चित्र है जिस पर 4 वर्गाकार टाइल्स में एक के बाद एक प्रक्रिया को उकेरा गया है, जिन्हें तीरों से जोड़ा गया है। अच्छा। बैकग्राउंड का रंग हल्का रेतीला है। हेडिंग है कृषि का प्रभाव। पहली टाइल है फसल की बुआई, सोइंग सीड्स। कृषि के लिए लंबी अवधि तक एक ही स्थान पर रहना अनिवार्य हो गया, बुआई से कटाई तक। दूसरी टाइल भंडारण की आवश्यकता, नीड फॉर स्टोरेज। अतिरिक्त अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों, मृदभांड का निर्माण। बिल्कुल। तीसरी टाइल स्थायी आवास, बिल्डिंग होम्स। प्राकृतिक गुफाओं को छोड़कर मिट्टी, घास फूस और ईंटों की स्थायी झोपड़ियों का निर्माण, उदाहरण के लिए मेहरगढ़। जी। और चौथी टाइल सामाजिक इकाई, सोशल यूनिट, परिवारों का साथ बसना, जिससे मानव इतिहास में पहली बार ग्राम या विलेज की संकल्पना का उदय हुआ। ये हमें बताता है कि खेती ने सब कुछ कैसे बदल दिया। सही बात है। जब इंसान बीज बोता है तो वो उसे छोड़ के जा नहीं सकता, वहीं रहना पड़ा, बर्तन बनाने पड़े, घर बनाने पड़े और इसी मजबूरी ने दुनिया के पहले गांवों को जन्म दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। ये एक 3D क्रॉस सेक्शन चित्र है जिसमें नीले रंग की एक बहती हुई नदी और उसके किनारों की उपजाऊ मिट्टी दिखाई गई है। नदी में एक छोटी नाव है और किनारों पर लंबी घास उगी हुई है। हेडिंग है नदी घाटी सभ्यताओं का महत्व। अच्छा। पहला बिंदु, उपजाऊ गाद, फर्टाइल सिल्ट। हर साल बाढ़ के साथ आने वाली जलोढ़ मिट्टी जिसने बिना उन्नत उर्वरकों के भी बम्पर कृषि उत्पादन संभव बनाया। जी। दूसरा बिंदु, निरंतर जल आपूर्ति, पीने, बड़े पैमाने पर सिंचाई और पालतू पशुओं के लिए असीमित जल स्रोत। तीसरा बिंदु, प्राकृतिक राजमार्ग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, व्यापार और भारी माल जैसे पत्थर, लकड़ी के आवागमन के लिए नावों का उपयोग। बिल्कुल। और चौथा बिंदु, भवन निर्माण सामग्री, आवास और बर्तन बनाने के लिए नदी तट की चिकनी मिट्टी और नरकुल की प्रचुरता। तो इसका सरल अर्थ है कि शुरुआती शहर नदियों के किनारे ही क्यों बसे? हाँ।
नदियां उनके लिए केवल पानी नहीं थी, वे उनका हाईवे, उनका फर्टिलाइजर और उनका बिल्डिंग मटेरियल देने वाली फैक्ट्री थी। बिल्कुल सही कहा। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। इस चित्र में धातु के इंटरलॉकिंग गियर्स बने हैं। अच्छा। बीच का गियर नीले रंग का है और उसके चारों ओर 4 तांबे के रंग के गियर्स जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे को घुमाते हैं। हेडिंग है नगरों का उदय। केंद्रीय गियर में लिखा है गांव बड़े होकर जटिल और घनी आबादी वाले नगरों में बदल गए। जी। और चारों ओर के गियर्स में है कृषि अधिशेष, नई तकनीकों से आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन। बिल्कुल। श्रम विभाजन, जब भोजन सुरक्षित हो गया तो समाज का एक वर्ग कारीगर, कुम्हार, धातुकर्मी और व्यापारी बन गया। व्यापार का विस्तार, अतिरिक्त अनाज और शिल्प वस्तुओं को अन्य क्षेत्रों की धातुओं और लकड़ी से बदलना। और केंद्रीय प्रशासन, व्यापार, कर और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता। यह हमें बताता है कि नगरों का निर्माण एक मशीन के गियर्स की तरह हुआ। सही बात है। जब खेती से एक्स्ट्रा खाना मिला तो सभी को किसान बनने की जरूरत नहीं रही। बिल्कुल। कुछ लोग व्यापारी बने, कुछ कारीगर, और फिर इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए प्रशासन यानी सरकार की जरूरत पड़ी। एकदम सही। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। ये एक प्राचीन वास्तुकला जैसे यूनानी मंदिर का रेखा चित्र है। इसमें एक मजबूत आधार है, उस पर 4 स्तंभ खड़े हैं और सबसे ऊपर एक त्रिकोणीय शिखर है। हेडिंग है सभ्यता के प्रमुख लक्षण। अच्छा। आधार पर लिखा है उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था और स्थायी नगरों की उपस्थिति। जी। 4 स्तंभ हैं। नंबर 1 विशेषज्ञता, श्रम विभाजन, शिल्प और धातु विज्ञान, कांस्य युग। नंबर 2 राज्य या प्रशासन, एक शासक वर्ग, कर प्रणाली और व्यवस्थित कानून। नंबर 3 लेखन, हिसाब किताब, व्यापार और ज्ञान संरक्षण के लिए लिपि का आविष्कार। नंबर 4 व्यापार, लंबी दूरी का आयात निर्यात और वस्तु विनिमय। बिल्कुल। और शिखर पर है स्मारकीय वास्तुकला जैसे पिरामिड या जिग्गुरात, और विज्ञान जैसे गणित या खगोल विज्ञान का विकास। तो इसका सरल अर्थ है कि कोई भी सभ्यता एक इमारत की तरह होती है। अगर खेती और शहर की नींव नहीं है तो सभ्यता खड़ी नहीं हो सकती। सही बात है। और जब समाज इन 4 खंभों मतलब प्रशासन, व्यापार, लेखन और विशेषज्ञता पर मजबूत होता है, तभी वो पिरामिड जैसी महान चीजें बना पाता है। बहुत ही शानदार व्याख्या। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। ये एक पुराना विश्व मानचित्र है। इस मानचित्र पर 4 प्रमुख स्थानों पर पिन या पॉइंटर लगे हैं और नदियां नीले रंग से चमक रही हैं। अच्छा। चित्र में कोई ऊपरी हेडिंग नहीं है, सीधे बॉक्सेस हैं। बॉक्स 1 मिस्र की सभ्यता, नील नदी की घाटी, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। बॉक्स 2 मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात नदियों के बीच जो आधुनिक इराक है, सुमेरियन और बेबीलोनियन संस्कृतियों का केंद्र। जी। बॉक्स 3 सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु और सरस्वती नदियों के तट पर भारत पाकिस्तान, अपने ग्रिड प्लान नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध। बिल्कुल। और बॉक्स 4 चीन की सभ्यता, हुआंगहो या येल्लो रिवर नदी घाटी, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता था। अच्छा। नीचे का टेक्स्ट है ये सभी कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, जहां तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया गया था। तो ये हमें बताता है कि दुनिया की महान सभ्यताएं अलग अलग समय पर नहीं बल्कि एक ही दौर में अलग अलग नदियों के किनारे पनप रही थीं। एकदम सही। और ये सभी कांस्य युग का हिस्सा थीं, यानी इन्होंने धातुओं को मिलाकर एक नई मजबूत धातु बनाना सीख लिया था। बिल्कुल। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। ये एक नेटवर्क डायग्राम जैसा है जहां बीच में गेहूं के बालियों का सुनहरा चित्र है और ये पाइप या लाइनों के माध्यम से 3 अन्य गोलाकार चिन्हों से जुड़ा है। अच्छा। हेडिंग है आर्थिक गतिविधियां। केंद्र में है कृषि, एग्रीकल्चर, अर्थव्यवस्था की रीढ़, नहरों और उन्नत सिंचाई प्रणालियों का विकास। बाईं ओर है शिल्प और उद्योग, धातु विज्ञान, तांबा, कांसा, वस्त्र निर्माण और चाक पर बने मिट्टी के बर्तन। जी। दाईं ओर है वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम, प्रारंभ में बिना मुद्रा के वस्तुओं की अदला बदली, अनाज के बदले धातु। बिल्कुल। और नीचे है व्यापारिक नेटवर्क, मानकीकृत बाट माप और मोहरों का प्रयोग। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के बीच समुद्री व्यापार। तो इसका सरल अर्थ है कि कृषि अर्थव्यवस्था का इंजन थी।
जब फसल अच्छी हुई तो लोगों ने वस्तु विनिमय शुरू किया, और दिलचस्प बात यह है कि बिना रुपयों या करेंसी के भी इन्होंने मोहरों और सही बांट माप के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड का सिस्टम बना लिया था। एकदम सही पकड़ा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। बाईं ओर एक सीढ़ीदार पिरामिड है जो सामाजिक स्तर को दर्शाता है। इसे जिगुरात कहते हैं। अच्छा। दाईं ओर सूरज और नदी को मिलाकर बना एक चमकता हुआ प्रतीक है, और यहाँ गोल्डन लाइट भी है। हेडिंग है धर्म और सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ। सामाजिक स्तरीकरण। पिरामिड के शीर्ष पर हैं राजा, जो अक्सर देवताओं के प्रतिनिधि माने जाते थे, पुरोहित वर्ग और संभ्रांत या एलीट। जी। मध्य में है व्यापारी, लिपिक, कुशल कारीगर और अधिकारी। बिल्कुल। और निम्न या बेस में है कृषक, मजदूर और दास, जो अर्थव्यवस्था का भार उठाते थे। और धर्म का उदय बॉक्स में लिखा है प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, जल, वायु का मानवीकरण और पूजा। सत्ता और धर्म का गठजोड़। शासकों ने अपनी सत्ता को वैध बनाने के लिए विशाल मंदिरों जैसे जिगुरात का निर्माण करवाया। ये हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज बढ़ा, समानता खत्म हो गई। सही बात है। समाज एक पिरामिड बन गया जहां सबसे नीचे काम करने वाले किसान और दास थे। राजाओं ने धर्म का इस्तेमाल लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए किया कि उन्हें ईश्वर ने शासन करने के लिए चुना है। बिल्कुल, सत्ता का खेल। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। इस चित्र में एक लंबा फनल या कीप है जो मिट्टी के छोटे टोकन से शुरू होकर बीच में चित्रों वाली मोहर और अंत में एक व्यवस्थित लिखी हुई मिट्टी की पट्टिका और पपीरस की ओर जाता है। अच्छा। हेडिंग है लेखन कला का विकास। पहला चरण आवश्यकता, द नीड फॉर अकाउंटिंग। व्यापार और कर के विस्तार के कारण मौखिक रूप से हिसाब याद रखना असंभव हो गया। शुरुआत मिट्टी के टोकन से हुई। दूसरा चरण चित्रलिपि, पिक्टोग्राम्स। वस्तुओं को दर्शाने के लिए चित्रों का प्रयोग, जैसे सिंधु घाटी की चित्रात्मक लिपि जो आज तक अपठनीय है। जी। तीसरा चरण ध्वन्यात्मक लिपि। मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाओं पर कीलाक्षर, मिस्र में पेपरेस पर चित्रलिपि। बिल्कुल। और नीचे इसका प्रभाव यानी इम्पैक्ट है ज्ञान के संरक्षण, लिखित कानून जैसे हम्मुराबी कोड और लिखित इतिहास की आधिकारिक शुरुआत। तो इसका सरल अर्थ है कि इंसान ने कविताएं या कहानियां लिखने के लिए नहीं, बल्कि टैक्स और व्यापार का हिसाब रखने के लिए लिखना शुरू किया। और यही वो पल था जहां से हमारा लिखित इतिहास आधिकारिक रूप से शुरू होता है। बहुत ही सटीक। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। जी। यह एक व्यवस्थित तालिका है जिसके 3 कॉलम हैं, सभ्यता, नवाचार और वैश्विक विरासत। अच्छा। इसके पीछे हल्के रंग की धारियों वाला बैकग्राउंड है। मैं इसे पढ़ता हूं। मेसोपोटामिया, नवाचार है कीलाक्षर लिपि, हम्मुराबी का कानून। वैश्विक विरासत है 60 मिनट का घंटा, 360 डिग्री का वृत्त, जिग्गुरात वास्तुकला। मिस्र, नवाचार है सौर कैलेंडर, पेपरेस, चिकित्सा विज्ञान। वैश्विक विरासत है विशाल पिरामिड, स्फिंक्स और ज्यामिति। सिंधु घाटी, नवाचार है ग्रिड सिस्टम, नगर नियोजन, पक्की ईंटें। वैश्विक विरासत है उन्नत जल निकासी प्रणाली, विशाल स्नानागार, शांतिपूर्ण व्यापारिक समाज। बिल्कुल। चीन, नवाचार है रेशम, चाय उत्पादन। वैश्विक विरासत है कागज का आविष्कार जो भविष्य के ज्ञान संरक्षण का आधार बना। और सबसे नीचे का टेक्स्ट है प्रारंभिक विश्व सभ्यताएं केवल अतीत नहीं है, वे हमारी वर्तमान आधुनिक दुनिया की वास्तुकला की पहली सफल नींव हैं। तो ये हमें बताता है कि आज हम जो 1 घंटे में 60 मिनट देखते हैं, 360 डिग्री का कोण पढ़ते हैं या पक्की ईंटों के घरों में ड्रेनेज का इस्तेमाल करते हैं, ये सब इन प्राचीन सभ्यताओं की ही देन है। सही बात है। उन्होंने जो नींव रखी उसी पर आज की आधुनिक दुनिया खड़ी है। बिल्कुल। यह एक 3D ग्राफिक इमेज है। स्क्रीन पर दिख रहा है। इस इमेज में एक प्राचीन यूनिकॉर्न मोहर पर नीले रंग का होलोग्राफिक ग्रिड दिखाई दे रहा है। अरे वाह, इसमें लाइट इफेक्ट भी है। हाँ, यहाँ एनर्जी फ्लो लाइट के माध्यम से डेटा को स्कैन करते हुए दिखाया गया है और बैकग्राउंड मिट्टी और ईंट यानी मड और ब्रिक के रंग का है। ठीक है। टेक्स्ट क्या कहता है? हेडिंग है स्रोतों का सर्वेक्षण और विश्लेषण, और फिर सब हेडिंग दी गई है द एक्सकेवेशन ब्लूप्रिंट, इतिहास के मूक साक्ष्यों को स्वर देना।
अच्छा, तो इसका सरल अर्थ है कि ये ओवरव्यू हमें बताएगा कि कैसे इतिहासकार पुरानी और बेजान चीजों का विश्लेषण करके उनसे इतिहास की असली कहानी बुलवाते हैं। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, स्लाइड 2, ये एक इन्फोग्राफिक इमेज है। इस इमेज में बाईं ओर अपरिष्कृत पत्थर और पांडुलिपियां हैं जो एक नीले रंग के एनर्जी फ्लो लाइट वाले तीर के जरिए दाईं ओर एक चमकती हुई इतिहास की इमारत में बदल रही हैं। उस तीर पर स्रोतों का विज्ञान लिखा है ना? एकदम सही। और यहाँ चमकीली नीली लाइट दिखाई गई है। हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग है इतिहास लेखन में स्रोतों का महत्व। यहाँ E.H. कार का एक कोटेशन है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अनवरत संवाद है। क्या बात है। इसके नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, आधारशिला या फाउंडेशन। दूसरा, वैज्ञानिक विश्लेषण मतलब साइंटिफिक एनालिसिस। और तीसरा है निरपेक्ष मूल्यांकन यानी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। समझ गया। ये हमें बताता है कि इतिहास के कच्चे माल जैसे पत्थर या पांडुलिपि, उनको विज्ञान और निष्पक्षता की मदद से जांचकर ही एक प्रामाणिक इतिहास की इमारत खड़ी की जाती है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो ये एक फ्लोचार्ट इमेज है। हाँ, इसमें एरोज बने हैं। बिल्कुल। इस इमेज में ऐतिहासिक स्रोतों को बांटते हुए नीले और नारंगी तीर दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड भूरे रंग का और बनावट वाला है। इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग है साक्ष्यों की वंशावली, स्रोतों का वर्गीकरण। इसमें दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसके नीचे लिखा है अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक। अच्छा, और दूसरा हिस्सा? दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इसमें आता है देसी साहित्य और विदेशी विवरण। ठीक है, तो इसका सरल अर्थ है कि इतिहास जानने के मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। पहला, खुदाई से मिली वस्तुएं यानी पुरातात्विक, और दूसरा पुरानी लिखी हुई किताबें या यात्रियों के वृत्तांत जो कि साहित्यिक हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 4, ये एक तुलनात्मक टेबल या कंपैरिजन टेबल इमेज है। ग्रिड जैसा लग रहा है। हाँ, इस इमेज में नीले और भूरे रंग के ग्रिड पर प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बीच अंतर दिखाया गया है। बैकग्राउंड में पुराने पन्नों का स्टाइल है। टेक्स्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं? हेडिंग है प्राथमिक बनाम द्वितीयक स्रोत। इसमें अलग अलग कॉलम हैं, परिभाषा, फिर विश्वसनीयता, उसके बाद प्रकृति जिसके अंदर लिखा है रॉ डेटा वर्सेस सिंथेसाइज्ड नॉलेज, और आखिरी में उदाहरण का कॉलम है। तो ये हमें बताता है कि प्राथमिक स्रोत घटना के समय के सीधे गवाह होते हैं, इसलिए अधिक विश्वसनीय हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत बाद में इतिहासकारों द्वारा उन गवाहों का विश्लेषण करके लिखी गई सामग्री होती है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये क्रॉस सेक्शन इमेज है। हाँ, जमीन की खुदाई दिख रही है इसमें। सही कहा। इस इमेज में भूमि की खुदाई करते हुए पुरातत्वविदों को दिखाया गया है। यहाँ मिट्टी की 3 परतें हैं। हाँ, लेयर्स हैं। बिल्कुल। और सबसे निचली परत में हल्की गोल्डन लाइट जैसी गहराई दिखाई गई है। बैकग्राउंड में टोपोग्राफिक रेखाएं हैं। हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग है पुरातत्व विज्ञान और स्तरीकरण। टेक्स्ट में लिखा है स्तर 1 नवीनतम काल, स्तर 2 चित्रित धूसर मृदभांड, और स्तर 3 प्राचीनतम काल। और अंत में एक बॉक्स है जिस पर लिखा है स्तरीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। अच्छा, तो इसका सरल अर्थ है कि मिट्टी की परतें समय का पैमाना है। जमीन की खुदाई में जो वस्तु जितनी अधिक गहराई में मिलती है वो कालक्रम में उतनी ही अधिक पुरानी होती है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 6, ये एक लाइन ग्राफ इमेज है। इस इमेज में नीले रंग का रेडियो कार्बन क्लॉक ग्राफ है और इसमें नीली और हरी नियॉन लाइट के प्रभाव वाले पौधे और कंकाल के आइकन दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड डार्क ब्लू और ग्रे है। इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग है वैज्ञानिक घड़ी, तिथि निर्धारण और कार्बन डेटिंग। ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस के लेबल दिए गए हैं। फिर हाफ लाइफ की परिभाषा लिखी है। और मुख्य बिंदु? हाँ, मुख्य बिंदु के अंदर लिखा है महत्व सीमा 50,000 वर्ष और थर्मोलुमिनेसेंस। समझ गया। यह हमें बताता है कि कार्बन 14 विधि से हम हड्डियों या लकड़ी जैसे जैविक अवशेषों की सटीक आयु निकाल सकते हैं, लेकिन ये विधि केवल 50,000 साल तक पुरानी चीजों के लिए ही काम करती है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। यह एक 3D पैनल इमेज है जिसमें 3 अलग अलग बॉक्स हैं।
अच्छा, इसमें कुछ तकनीकी किरणें दिख रही हैं। हाँ, यहाँ नीले रंग की एनर्जी फ्लो लाइट के माध्यम से रडार तरंगों और सैटेलाइट बीम को जमीन पर पड़ते हुए दिखाया गया है। बैकग्राउंड तकनीकी ग्रिड वाला है। टेक्स्ट में क्या लिखा है? हेडिंग है आधुनिक तकनीक का उपयोग, डिजिटल उत्खनन। पहले बॉक्स में है GPR, मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। दूसरे में है 3D स्कैनिंग एंड फोटोग्रामेट्री, और तीसरे बॉक्स में है सैटेलाइट इमेजरी यानी रिमोट सेंसिंग। तो इसका सरल अर्थ है कि आज के इतिहासकार केवल फावड़े पर निर्भर नहीं है, वे रडार और सैटेलाइट जैसी भविष्य की तकनीकों से बिना जमीन खोदे ही प्राचीन शहरों और लुप्त नदियों का नक्शा बना सकते हैं। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 8। यह एक 3D फनल प्रकार की इमेज है। एक छलनी की तरह। बिल्कुल। इस इमेज में विभिन्न स्रोत जैसे बर्तन और पांडुलिपि एक चमकते हुए नीले फनल से गुजर रहे हैं। नीचे गोल्डन लाइट का प्रभाव है जो प्रमाणित तथ्य के रूप में बाहर आ रहा है। और बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड में एक पुराना विश्व मानचित्र है। हेडिंग है सत्य की कसौटी, स्रोतों का परीक्षण, वेरिफिकेशन। फिल्टर क्या हैं इसमें? 3 फिल्टर हैं। फिल्टर 1 उत्पत्ति की जांच, फिल्टर 2 वैज्ञानिक परीक्षण, और फिल्टर 3 क्रॉस रेफरेंसिंग, और सबसे नीचे लिखा है प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य। ठीक है, ये हमें बताता है कि किसी भी पुरानी वस्तु या किताब को सीधे सच नहीं माना जाता। उसे उत्पत्ति, विज्ञान और अन्य साक्ष्यों से मिलान के 3 कड़े फिल्टर से गुजरना पड़ता है। अब अगले साइड पर चलते हैं। ये एक वेन आरेख या वेन डायग्राम इमेज है। हाँ, इसमें 2 सर्कल्स हैं। इस इमेज में एक केस स्टडी बॉक्स है जहां बाईं ओर एक चमकती हुई जादुई तलवार है जिस पर कल्पना लिखा है, और दाईं ओर एक यथार्थवादी राजा है जो भौतिक सत्य को दर्शा रहा है। बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड में नीले और नारंगी रंग का तकनीकी बॉक्स है। हेडिंग है तथ्य और कल्पना में अंतर, मिथक का विखंडन। टेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ केस स्टडी है दरबारी कवियों की अतिशोक्ति। इसके तहत कल्पना यानी मिथ और भौतिक सत्य यानी फिजिकल रियलिटी लिखा है। और अंत में 2 बुलेट पॉइंट्स हैं, धार्मिक और पूर्वाग्रही चश्मा और तथ्य का निष्कर्षण। तो इसका सरल अर्थ है कि प्राचीन काल के दरबारी कवियों ने राजाओं की प्रशंसा में अक्सर अतिशयोक्ति करी है, मतलब बड़ा चढ़ा के लिखा है। इतिहासकार का काम उस झूठी कल्पना को हटाकर उसके पीछे छिपे वास्तविक सत्य को खोजना है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 10। ये एक प्राचीन पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट की इमेज है। हाँ, काफी पुरानी लिपि लग रही है। हाँ, इस इमेज में पुरानी लिपि वाले पन्ने पर नीले रंग के चमकते हुए क्रॉस हेयर निशान दिखाई दे रहे हैं जो एनर्जी फ्लो लाइट से जुड़े हैं। बैकग्राउंड पत्थर जैसा है या स्टोन टेक्सचर है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है स्रोतों का आलोचनात्मक अध्ययन, क्रिटिकल एनालिसिस। इसके पॉइंटर्स में कुछ सवाल हैं। लेखक कौन है, उद्देश्य क्या है और दर्शक कौन थे। और नीचे भी कुछ लिखा है ना? हाँ, अंत में नीचे लिखा है आलोचनात्मक दृष्टि वाला पूरा वाक्य। समझ गया। ये हमें बताता है कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है कि उसे किसने लिखा, क्यों लिखा और किसके लिए लिखा, ताकि लेखक के छिपे हुए पूर्वाग्रहों को समझा जा सके। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये एक त्रिकोण या ट्रायंगल इमेज है। इस इमेज में नीले रंग की चमकदार रेखाओं यानी एनर्जी फ्लो लाइट से एक किताब, एक शिलालेख और एक मानचित्र को आपस में जोड़ते हुए दिखाया गया है। सेंटर में क्या लिखा? इसका केंद्र प्रमाणित ऐतिहासिक घटना है और बैकग्राउंड भूरे रंग की मिट्टी की परतों जैसा है। हेडिंग क्या है इसकी? हेडिंग है सत्य का त्रिकोणीकरण, विभिन्न स्रोतों का तुलना अध्ययन। यहाँ देसी साहित्य में हर्षचरित, पुरातात्विक अभिलेख में ऐहोल अभिलेख और विदेशी विवरण में ह्वेनसांग के बॉक्स हैं। और अंत में नीचे तुलना का निष्कर्ष लिखा है। ठीक है, तो इसका सरल अर्थ है कि केवल एक स्रोत जैसे कि हर्षचरित, उस पर विश्वास करने से इतिहास भ्रामक हो सकता है। असली सच्चाई जानने के लिए अलग अलग तरह के स्रोतों को आपस में मिलाना और उनकी तुलना करना अनिवार्य है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 12। ये 3 आपस में जुड़े हुए गियर्स या चक्कों की इमेज है। हाँ, गियर्स दिख रहे हैं।
इस इमेज में वैज्ञानिक, विश्लेषक और दार्शनिक के गियर्स नीले रंग की एनर्जी फ्लो लाइट से रोशन है। बैकग्राउंड धातु और नीले रंग का मिश्रण है। हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग है अतीत का अन्वेषक, इतिहासकार की भूमिका। गियर्स के अंदर का टेक्स्ट है वैज्ञानिक के रूप में, विश्लेषक के रूप में और दार्शनिक के रूप में। और नीचे क्या है? स्लाइड के सबसे नीचे इतिहासकार के कार्य का पूरा वाक्य लिखा है। अच्छा, तो ये हमें बताता है कि इतिहासकार का काम सिर्फ पुरानी घटनाओं की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह निष्पक्ष होकर अतीत की जटिलताओं को सुलझाना है ताकि वो आज के समय के लिए काम आ सके। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये बिफोर एंड आफ्टर प्रकार की इमेज है। एक तरफ टूटा हुआ बर्तन है। बिल्कुल। इस इमेज के बाईं ओर एक टूटा हुआ बर्तन और जंग लगा सिक्का है। बीच में एक इतिहासकार का चश्मा या मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसमें से नीली एनर्जी फ्लो लाइट निकल रही है, जो दाईं ओर प्राचीन बाजार और अंत्येष्टि के सजीव चित्रों में बदल रही है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है मूक साक्ष्यों को स्वर देना, स्रोतों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। इसके नीचे प्रासंगिकरण या कंटेक्सचुअलाइजेशन, अप्रत्यक्ष प्रमाण यानी इनडायरेक्ट एविडेंस और निष्पक्ष दृष्टि के बॉक्स में लिखा पूरा टेक्स्ट है। तो इसका सरल अर्थ है कि इतिहासकार अपनी तर्कसंगत व्याख्या से एक साधारण धातु के टुकड़े या मिट्टी के बर्तन में जान डाल देता है, जिससे हमें उस समय के व्यापार और मान्यताओं की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये हमारी आखिरी स्लाइड है। ये एक गणितीय सूत्र या फॉर्मूला इक्वेशन जैसी इमेज है। इसमें कुछ कार्ड्स जुड़ रहे हैं। हाँ, इस इमेज में अलग अलग कार्ड्स, कच्चे साक्ष्य, वैज्ञानिक परीक्षण, विश्लेषण आपस में जुड़ रहे हैं। अंत में दाईं और गोल्डन लाइट में चमकती हुई एक प्रामाणिक इतिहास की किताब दिखाई दे रही है। हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग है इतिहास निर्माण का सूत्र, स्रोतों से निष्कर्ष निकालना। पूरा समीकरण कुछ इस तरह है: कच्चे साक्ष्य प्लस वैज्ञानिक परीक्षण प्लस तुलनात्मक विश्लेषण गुणा इतिहासकार की निष्पक्ष दृष्टि इज इक्वल टू प्रामाणिक इतिहास लेखन। और सबसे नीचे का वाक्य है इतिहास कोई मृत विषय नहीं है। समझ गया। ये हमें बताता है कि इतिहास कभी रुकता नहीं है। जैसे जैसे नई खोजें और तकनीकें आती हैं, पुराने निष्कर्षों को सुधारा जाता है और इतिहास खुद को लगातार अपडेट करता रहता है। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक 3D इमेज है। बैकग्राउंड में एक पुरानी लिपि लिखी हुई है, जिसे स्क्रिप्ट भी कहते हैं। बिल्कुल। इस इमेज में एक नीली नदी बह रही है जिस पर सुनहरी रोशनी चमक रही है, जिसे गोल्डन लाइट का इस्तेमाल करके दिखाया गया है। और कुछ प्रतीक भी हैं वहाँ। हाँ, नदी के ऊपर कुछ प्रतीक तैर रहे हैं। एक सींग वाले जानवर की मोहर, एक मिस्र का प्रतीक यानी अंक, एक प्राचीन सीढ़ीदार इमारत जिसे जिग्गुरात कहते हैं और एक हरे रंग का जार। इस स्लाइड पर हेडिंग बोल्ड और हाईलाइट की गई है। यहाँ लिखा है प्रमुख प्रारंभिक विश्व सभ्यताएं, नदियों के किनारे पनपा मानव इतिहास। तो ये स्लाइड हमें इस पूरे विश्लेषण का मुख्य विषय बताती है। अच्छा। हाँ, नदी की ये बहती हुई नीली रोशनी ये दर्शाती है कि कैसे पानी के प्रवाह के साथ साथ मानव इतिहास और सभ्यताओं का विकास हुआ। और ये जो प्रतीक हम देख रहे हैं ना, ये अलग अलग सभ्यताओं की पहचान है जो इन्हीं नदियों के किनारे विकसित हुई। क्या बात है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ एक बहती हुई नदी की धारा दिखाई गई है जो 4 अलग अलग गोल पदकों को, मेडालियंस को आपस में जोड़ रही है। बिल्कुल। इस स्लाइड में एनर्जी फ्लो को पानी के भीतर चमकती हुई लाइट के थ्रू बताया गया है। हेडिंग डार्क और स्पष्ट फॉन्ट में लिखी गई है, नदियों का ताना बाना। बेहतर खेती से भोजन का कृषि अधिशेष। तीसरा पॉइंट है श्रम विभाजन, हर कोई किसान नहीं, शिल्पकार, पुजारी और व्यापारी वर्ग का उदय। बिल्कुल। और चौथा सभ्यता का जन्म, व्यापार और प्रशासन से नगरों, लिपियों और कानूनों का विकास। तो इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये बताता है कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने सभ्यता को जन्म दिया। मतलब शुरुआत नदी की बाढ़ से होती है जो उपजाऊ मिट्टी लाती है। अच्छा। हाँ, इस मिट्टी से ज्यादा खाना पैदा होता है जिसे अधिशेष कहते हैं। जब खाना ज्यादा होता है तो सबको खेती करने की जरूरत नहीं होती, जिससे नए काम शुरू होते हैं। जैसे शिल्पकार और व्यापारी। एकदम सही।
और अंततः व्यापार और प्रशासन शहरों और कानूनों को बनाते हैं। स्लाइड के नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण बॉक्स है जिसमें लिखा है, नवपाषाण काल में नदियों ने बंजर परिदृश्य को मानव इतिहास के पहले महानगरों में बदल दिया। ये इस पूरी प्रक्रिया का अर्थ है। अरे वाह! अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक 3D मैप है। इस इमेज में हरे रंग की एक चमकदार रोशनी या ग्लोइंग लाइट एक घाटी को दर्शा रही है। हाँ, आसपास का क्षेत्र रेगिस्तानी और भूरा है। मैप में 2 नीली नदियां बह रही हैं और कुछ शहरों के नाम लिखे हैं, जैसे एसूर, निनेफे, बेबीलोन, अक्काड, उरुक और उर। हेडिंग बोल्ड अक्षरों में है, मेसोपोटामिया, 2 नदियों के बीच की भूमि। इसमें 3 मुख्य पॉइंट है। पहला, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, यानी दजला और फरात। इन 2 नदियों की उपजाऊ घाटी ने विश्व की पहली औपचारिक सभ्यता को जन्म दिया। दूसरा, खुली भौगोलिक सीमाएं। प्राकृतिक सुरक्षा न होने के कारण यहाँ कई संस्कृतियों का मिश्रण हुआ, जैसे सुमेरियन, अक्काडियन, बेबीलोनियन। बिल्कुल। और तीसरा, आधुनिक स्थान, वर्तमान इराक, कुवैत और सीरिया का क्षेत्र। इस स्लाइड का मुख्य अर्थ ये है कि भूगोल कैसे समाज को आकार देता है। चूंकि इस चमकदार हरी घाटी के चारों ओर कोई पहाड़ या प्राकृतिक दीवार नहीं थी, तो ये खुली हुई थी। बिल्कुल, इसलिए ये क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए खुला था। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि यहाँ अलग-अलग संस्कृतियां आपस में घुल मिल गई, है ना, जिसे हम सुमेरियन, अकाडियन और बेबीलोनियन के रूप में देखते हैं। समझ गई। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये 2 हिस्सों में बटी है। बाईं ओर मिट्टी की एक तख्ती है जिस पर त्रिकोण जैसे निशान हैं, और दाईं ओर एक 3D इमेज है जिसमें एक लकड़ी का पहिया और पृष्ठभूमि में एक सीढ़ीदार इमारत है। तख्ती पर एक हल्की पीली रोशनी पड़ रही है जो निशानों को उभारती है। हेडिंग स्पष्ट रूप से लिखी गई है, सुमेरियन सभ्यता, प्रथम नगरों और लिपि का उदय। यहाँ बुलेट पॉइंट्स इस प्रकार है। पहला, कीलाक्षर लिपि, जिसे क्यूनेफॉर्म कहते हैं, 3600 ईसा पूर्व में विकसित विश्व की पहली लेखन प्रणाली। शुरुआत में इसका उपयोग साहित्य के लिए नहीं बल्कि व्यापारिक लेखा जोखा रखने के लिए हुआ। दूसरा पॉइंट, पहिया और परिवहन। सुमेरियनों ने कुम्हार के चाक को परिवहन के लिए क्षैतिज पहिए में बदला। और तीसरा, नगर राज्य, उर और उरुक जैसे स्वतंत्र नगरों का निर्माण, जहां शासक देवताओं के प्रतिनिधि माने जाते थे। तो इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये बताता है कि सुमेरियन सभ्यता ने दुनिया को 2 सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियां दी, लिखना और पहिया। हाँ, लेकिन ये जानना बहुत रोचक है कि पहली लिपि कविताएं या कहानियां लिखने के लिए नहीं बल्कि व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए बनी थी। क्या बात है। और पहिया, जो पहले बर्तन बनाने के काम आता था, उसे क्षैतिज करके यातायात का साधन बना दिया गया। यहाँ के शासक स्वयं को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। बहुत दिलचस्प। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो बीच में एक तराजू है जिस पर सुनहरी चमक है। तराजू के एक पड़ले पर मुकुट और दूसरे पर अनाज है। हाँ। पीछे एक काले पत्थर का स्तंभ है जिस पर 2 आकृतियां उखेरी गई हैं। हेडिंग बहुत ही प्रमुखता से लिखी है, बेबीलोनियन सभ्यता और हम्मुराबी की संहिता। पॉइंट्स हैं, पहला, प्रथम लिखित कानून, 282 कानूनों का एक समूह जिसे सार्वजनिक रूप से पत्थर पर उकेरा गया ताकि सभी इसे देख सकें। बिल्कुल। दूसरा, प्रतिशोध का सिद्धांत या लेक्स टेलियोनिस, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। अपराध की गंभीरता और सामाजिक वर्ग के आधार पर सजा तय की गई। और तीसरा, न्याय का केंद्रीकरण, व्यक्तिगत प्रतिशोध को समाप्त कर राज्य को न्याय का एकमात्र मध्यस्थ बनाया गया। महिलाओं के अधिकार और न्यूनतम मजदूरी के नियम भी शामिल थे। मतलब ये स्लाइड न्याय प्रणाली के जन्म को समझाती है। पहली बार 282 कानूनों को पत्थर पर लिखकर सार्वजनिक किया गया ताकि नियम सबके सामने स्पष्ट हों। अच्छा। आंख के बदले आंख का सिद्धांत था, लेकिन सजा व्यक्ति के सामाजिक वर्ग के आधार पर अलग-अलग होती थी। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि न्याय का काम अब राज्य के हाथ में था, यानी कोई भी व्यक्ति खुद से बदला नहीं ले सकता था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। इसमें महिलाओं के अधिकार और न्यूनतम मजदूरी की बात भी थी, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सही कहा। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं।
अगर आप इस इमेज को देखें तो ये मिस्र का मैप है। पीले रेगिस्तान के बीच एक लंबी नीली नदी बह रही है और अंत में त्रिभुज के आकार यानी डेल्टा में बट रही है। हेडिंग ब्राइट कलर में है, मिस्र की सभ्यता, नील नदी का वरदान। यहाँ 3 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला, नील नदी का महत्व। हर साल जुलाई में आने वाली अनुमानित बाढ़ ने उपजाऊ काली मिट्टी बिछाई, जिससे कृषि अधिशेष संभव हुआ। बिल्कुल। दूसरा, प्राकृतिक सुरक्षा। विशाल रेगिस्तानों ने मिस्र को बाहरी आक्रमणों से बचाया, जिससे यह सभ्यता हजारों वर्षों तक स्थिर रही। और तीसरा, ईश्वरीय शासन। राजाओं को, जिन्हें फ़राओ कहते थे, पृथ्वी पर साक्षात देवता माना जाता था, जो धर्म और प्रशासन दोनों के प्रमुख थे। तो इस स्लाइड पे लिखा हुआ ये बताता है कि मिस्र की सफलता का रहस्य क्या था। मेसोपोटामिया के विपरीत मिस्र के चारों ओर विशाल रेगिस्तान थे। हाँ, जो हमने मैप में देखा। एकदम सही, जिन्होंने एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम किया। इसी वजह से ये सभ्यता हजारों सालों तक स्थिर रही। जुलाई की बाढ़ समय पर आती थी और काली उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। यह 2 भागों में है। बाईं ओर एक पिरामिड का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें अंदर के रास्ते और कक्ष दिखाई दे रहे हैं। दाईं ओर एक चक्र है, जिसमें एक शव को पट्टियों में बांधते हुए और फिर उसे अलग अलग ताबूतों में रखते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों के आसपास एक रहस्यमयी नीली रोशनी है। हेडिंग है, पिरामिड और मम्मी, अनंत जीवन की खोज। वास्तुकला के नीचे लिखा है, पिरामिड केवल इमारतें नहीं थी, बल्कि फ़राओं के लिए अनंत काल के घर थे। यह उनके इंजीनियरिंग कौशल और गणितीय सटीकता का प्रमाण है। बिल्कुल। और जीव विज्ञान और धर्म के नीचे लिखा है, मम्मीकरण। मिस्रवासियों का मानना था कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रसायन विज्ञान और मानव शरीर रचना का गहरा ज्ञान विकसित किया। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन को कितनी गंभीरता से लेते थे। अच्छा? हाँ, पिरामिड केवल कब्र नहीं थे, वे राजाओं के हमेशा के लिए रहने वाले घर थे, जो उनकी गणितीय क्षमता को दर्शाते हैं। दूसरी ओर, मम्मी बनाने की प्रक्रिया साबित करती है कि आत्मा को शरीर की जरूरत होती है। और इसी वजह से बिल्कुल, इस धार्मिक विश्वास के कारण उन्होंने रसायन विज्ञान और एनाटॉमी में महारत हासिल कर ली थी। ये तो बहुत ही अद्भुत है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से का एक 3D मैप है। इसमें सिंधु नदी बह रही है और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो शहर अंकित है। दाईं ओर एक चौकोर मुहर है, जिस पर एक सींग वाला जानवर बना है। इस पूरी इमेज पर एक शांत भूरी रोशनी है। हेडिंग बहुत ही स्पष्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता, शांति और व्यापार का केंद्र। यहाँ पॉइंट्स हैं। पहला, भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख केंद्र थे। यह अपने समकालीन सभी सभ्यताओं में सबसे बड़े क्षेत्र में फैली थी। बिल्कुल। दूसरा, व्यापारिक दृष्टिकोण। मेसोपोटामिया के विपरीत यहाँ महलों या बड़े हथियारों के प्रमाण कम मिले हैं। यह एक शांतिपूर्ण समाज था जो व्यापार और वाणिज्य पर केंद्रित था। तो इस स्लाइड का अर्थ बहुत ही अनोखा है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी, फिर भी यहाँ युद्ध या बड़े राजाओं के महल के सबूत नहीं मिलते। सच में ये तो काफी अलग है। हाँ, ये हमें बताता है कि ये समाज ताकत या हथियारों के बजाय शांति, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित था। बहुत दिलचस्प। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक शहर का ब्लूप्रिंट है। इसमें लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। बीच में एक बड़ा आयताकार कुंड है। लाइनों के बीच नीली रोशनी है जो जल निकासी प्रणाली को दर्शाती है। हेडिंग है, नगर योजना और जल निकासी। पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला, ग्रिड सिस्टम। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, जो एक सुनियोजित शहरी मास्टर प्लान को दर्शाता है। दूसरा, पक्की ईंटें। निर्माण में मानकीकृत पक्की ईंटों का उपयोग, जो उस युग में अद्वितीय था। बिल्कुल। और तीसरा,
उन्नत जल निकासी, हर घर सड़कों से जुड़ी ढकी हुई नालियों से जुड़ा था। यह प्राचीन विश्व की सबसे बेहतरीन स्वच्छता प्रणाली थी। इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये साबित करता है कि सिंधु घाटी के लोग शानदार इंजीनियर थे। उनके शहर किसी आधुनिक मास्टर प्लान की तरह ग्रिड सिस्टम पर बने थे। हाँ, 90 डिग्री वाला सिस्टम। एकदम मानकीकृत पक्की ईंटों का इस्तेमाल उस समय बहुत अनोखा था। और सबसे बड़ी बात, हर घर ढकी हुई नालियों से जुड़ा था, जो प्राचीन दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वच्छता और जल निकासी प्रणाली थी। इसको देखें तो ये एक पारंपरिक चीनी पेंटिंग की तरह दिखती है। इसमें पहाड़ और एक उफनती हुई नदी है, हुआंगहो। दाईं ओर कांसे का एक बड़ा और जटिल बर्तन है और ऊपर चीनी लिपि लिखी है। नदी के पानी में एक तेज पीली रोशनी दिखाई गई है। हेडिंग डार्क ग्रीन बैकग्राउंड पर है। चीनी सभ्यता, हुआंगहो नदी की घाटी। बिल्कुल। पॉइंट 1, हुआंगहो नदी का महत्व। इसे चीन का शोक और मदर रिवर दोनों कहा जाता था। इसकी विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने की आवश्यकता ने ही पहले राजवंशों और एक मजबूत केंद्रीय सत्ता को जन्म दिया। पॉइंट 2, अनोखी लिपि और धातु विज्ञान। चीनी सभ्यता ने स्वतंत्र रूप से एक चित्रलिपि विकसित की और कांसे की ढलाई में अद्वितीय कलात्मक महारत हासिल की। तो ये स्लाइड हमें बताती है कि कैसे एक प्राकृतिक आपदा प्रशासन को जन्म दे सकती है। मतलब हुआंगहो नदी की विनाशकारी बाढ़ को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को संगठित करने की जरूरत थी। हाँ। और इसी आवश्यकता से वहां मजबूत केंद्रीय सत्ता और पहले राजवंश बने। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक अलग चित्रलिपि विकसित की और कांसे के काम में ऐसी कलात्मक महारत हासिल की जो कहीं और नहीं थी। क्या बात है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये दो वास्तुकलाओं की तुलना है। बाईं ओर मेसोपोटामिया का जिगुरत है, जिसमें बाहरी सीढ़ियों पर नीले तीर ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ। दाईं ओर मिस्र का पिरामिड है, जिसमें नीले तीर अंदर की ओर एक गुप्त कक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं। हेडिंग बोल्ड है, स्थापत्य कला के पीछे का दर्शन। इसमें मेसोपोटामिया के नीचे लिखा है, संरचना है बाहरी सीढ़ियों वाले सीढ़ीदार मंदिर। उद्देश्य है पुजारियों के लिए देवताओं से मिलने का स्थान। और मिस्र के नीचे लिखा है, संरचना है चिकनी सतह और गुप्त आंतरिक कक्ष। उद्देश्य है देवतुल्य राजा के लिए सुरक्षित और सील किया हुआ मकबरा। इस स्लाइड पर लिखा हुआ ये बताता है कि इमारतें केवल ईंट और पत्थर नहीं होती, वे समाज की सोच को दर्शाती हैं। बिल्कुल। हाँ, जिगरत की सीढ़ियां बाहर की तरफ थीं क्योंकि वो देवताओं से मिलने का एक सार्वजनिक स्थान था, जबकि पिरामिड चिकना और सील किया हुआ था क्योंकि वो देवता के समान राजा के लिए एक सुरक्षित मकबरा था जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। बहुत ही स्पष्ट तुलना है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक 3D टेबल है जो प्राचीन ग्रिड लाइन वाले बैकग्राउंड पर बनी है। इसमें टेक्स्ट ब्राइट कलर में लिखा गया है। हेडिंग है प्रारंभिक सभ्यताओं की महातुलना। टेबल में 4 कॉलम हैं। मेसोपोटामिया, नदी टिग्रिस और यूफ्रेटिस, लिपि कीलाक्षर, मुख्य विशेषता कानून और व्यापार। बिल्कुल। मिस्र, नदी नील नदी, लिपि चित्रलिपि, मुख्य विशेषता अनंत जीवन और धर्म। सिंधु घाटी, नदी सिंधु नदी, लिपि सिंधु लिपि, मुख्य विशेषता नगर योजना और स्वच्छता। और अंत में चीन, नदी हुआंगहो, लिपि चीनी चित्रलिपि, मुख्य विशेषता केंद्रीय प्रशासन और कांस्य कला। तो ये स्लाइड पूरे अब तक के विश्लेषण का एक स्पष्ट सारांश है। हर सभ्यता की अपनी नदी थी, अपनी एक अलग लिपि थी, है ना? हाँ। मेसोपोटामिया की पहचान उसके कानूनों और व्यापार से है। मिस्र की पहचान उसके धर्म और मृत्यु के बाद के जीवन के विचार से है। सिंधु घाटी अपनी शानदार नगर योजना और स्वच्छता के लिए जानी जाती है। और चीन की पहचान उसके केंद्रीय प्रशासन और कांसे की कला से है। एकदम सटीक। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ 4 विशाल स्तंभ हैं जो एक आधुनिक चमकते हुए नीले शहर को सहारा दे रहे हैं। इन स्तंभों में से नीली और सफेद रोशनी ऊपर शहर की ओर जा रही है। हेडिंग हाईलाइट की गई है, विश्व इतिहास में इन सभ्यताओं का योगदान। चारों स्तंभों पर यह लिखा है। हाँ, मेसोपोटामिया का स्तंभ जो नारंगी है, 60 मिनट का घंटा, 360 डिग्री चक्र, पहिया और लिखित कानून। मिस्र का स्तंभ जो नीला है, 365 दिन सौर कैलेंडर,
ज्यामिति और शल्य चिकित्सा। बिल्कुल। सिंधु घाटी का स्तंभ जो सफेद है, शहरी ग्रिड प्रणाली, मानकीकृत मापतौल और सार्वजनिक स्वच्छता। और चीन का स्तंभ जो हरा है, कागज, रेशम और उन्नत धातु विज्ञान। इस स्लाइड का अर्थ ये है कि हमारी आज की आधुनिक दुनिया इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। समय देखने का तरीका पहिया और लिखित कानून मेसोपोटामिया से है। हाँ। हमारा 365 डे का कैलेंडर और ज्यामिति मिस्र की देन है। शहरों को ग्रिड में बसाना और पक्की नालियों का विचार सिंधु घाटी ने दिया, और कागज तथा रेशम जैसी चीजें चीन से आईं। ये तो बहुत ही अद्भुत है। अब हम रोशनी के साथ अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है जहाँ एक सुनहरी सुबह हो रही है। सूर्य की किरणें या सोलर रेज एक विशाल नदी घाटी को रोशन कर रही हैं। इस एक ही चित्र में पिरामिड, जिगुरत और प्राचीन ग्रिड शहर सब एक साथ नदी के किनारों पर दिखाई दे रहे हैं। हेडिंग बहुत ही बोल्ड है। निष्कर्ष टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, नदियों ने मानव को बसने के लिए उपजाऊ भूमि दी, लेकिन ये मानव की बुद्धिमत्ता थी जिसने इन घाटियों में सभ्यताओं का निर्माण किया। भूगोल के कारण ये सभ्यताएं एक दूसरे से अलग थलग थीं, लेकिन अपनी दुनिया व्यवस्थित करने और बेहतर बनाने की अपनी अदम्य इच्छा में वे पूरी तरह से एक थीं। इन्हीं नदी घाटियों में आज के आधुनिक विश्व की नींव रखी गई। ये अंतिम स्लाइड हमें बताती है कि यद्यपि नदियों ने उपजाऊ जमीन दी, लेकिन असली ताकत मानव की बुद्धिमत्ता थी। बिल्कुल। ये सभी सभ्यताएं अलग अलग नदियों के किनारे विकसित हुईं और भूगोल के कारण एक दूसरे से अलग थीं, लेकिन उनमें एक बात समान थी, अपनी दुनिया को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की इच्छा। और इसी इच्छा ने उस आधुनिक विश्व की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं। तो ये था इन 14 स्लाइडों का हमारा पूरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे नदियों के वरदान और मानव की बुद्धिमत्ता ने मिलकर दुनिया को आकार दिया। बिल्कुल। ये एक स्प्लिट इमेज है। इसके बाईं ओर पत्थर का एक प्राचीन अभिलेख है और दाईं ओर छाल या पत्तों पर लिखी एक पुरानी पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट है। इस इमेज में एक काफी वार्म अर्थी टोन है ना? सब हेडिंग है, पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक विवरणों के माध्यम से मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण। तो इसका सरल अर्थ है कि इतिहास कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है। जैसे एक जासूस सुराग ढूंढता है ना, वैसे ही इतिहासकार पत्थरों और पन्नों पर बिखरे सबूतों से हमारे अतीत की पूरी तस्वीर तैयार करते हैं। एकदम सही। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, तो ये दूसरी स्लाइड है? हाँ, यह एक टेक्स्ट आधारित स्लाइड है। इस इमेज में डार्क बैकग्राउंड पर ब्रैकेट के अंदर चमकता हुआ टेक्स्ट है और यहाँ शब्दों के बीच एक गणितीय समीकरण यानी मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, वो इक्वेशन काफी साफ दिख रही है। मैं हेडिंग पढ़ती हूँ, इतिहास के स्रोत का अर्थ, और वो समीकरण है इतिहासकार की जिज्ञासा प्लस ऐतिहासिक साक्ष्य बराबर इतिहास का पुनर्निर्माण। बहुत ही सटीक। इसके नीचे E.H. कार का कथन लिखा है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत संवाद है। और आगे लिखा है कि अपराध स्थल वाले सुरागों की तरह ही ऐतिहासिक साक्ष्य काम करते हैं। तो ये हमें बताता है कि बिना सबूत की जो जिज्ञासा है वो केवल कल्पना है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच की एक बातचीत है जहां स्रोत बिल्कुल एक क्राइम सीन पर छोड़े गए उंगलियों के निशान की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, एकदम फिंगरप्रिंट्स की तरह। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये विजुअल काफी अलग है। हाँ, ये एक 3D इलस्ट्रेशन वाली इमेज है जहाँ 3 स्तंभ मतलब पेडिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी फ्लो लाइट के माध्यम से दिखाया गया है। अच्छा, वो चमकती हुई लाइट। हाँ, पहले पर घड़ी और कैलेंडर है, दूसरे पर प्राचीन लोग हैं और तीसरे पर तराजू और सिक्के हैं। मैं हेडिंग पढ़ती हूँ, स्रोतों का महत्व, हमें साक्ष्यों की आवश्यकता क्यों है। और स्लाइड पर 3 बिंदु लिखे हैं। पहला है कालक्रम, दूसरा है समाज और संस्कृति और तीसरा है अर्थव्यवस्था और राजनीति। इसे अगर हम आज के संदर्भ में समझें तो एक एनालॉजी लेते हैं। जैसे एक स्मार्टफोन को सटीक लोकेशन बताने के लिए कई जीपीएस सैटेलाइट्स की जरूरत होती है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही इसका सरल अर्थ है कि सटीक इतिहास के लिए हमें समय यानी कालक्रम, समाज और अर्थव्यवस्था, इन तीनों के साक्ष्यों की जरूरत होती है। ठोस साक्ष्य के बिना हम रोम के व्यापार या प्राचीन प्रशासन को बिल्कुल नहीं समझ सकते। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये तो काफी डिटेल वाली स्लाइड लग रही है। हाँ,
ये एक इन्फोग्राफिक इमेज है। बैकग्राउंड गहरे रंग का है और 5 गोलाकार फ्रेम है जिनमें मूर्तियां, सिक्के और खंडहर आदि हैं। और दाईं ओर वो बॉक्स। हाँ, दाईं ओर एक विशेष बॉक्स है जिस पर गोल्डन लाइट हाईलाइट हो रही है। हेडिंग है पुरातात्विक स्रोत, भौतिक सत्य की खोज। मैं बॉक्स का टेक्स्ट पढ़ती हूँ। सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्य। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अच्छा। और फिर 5 प्रकार लिखे हैं। पहला अभिलेख, दूसरा सिक्के, तीसरा स्मारक और भवन, चौथा अवशेष और 5वां चित्र और मूर्तियां। यस। अब एक सवाल उठता है, हम पुरातात्विक स्रोतों को ही सबसे विश्वसनीय क्यों मानते हैं? सोचने वाली बात है। इसका सरल अर्थ है कि एक किताब में लिखावट बदली जा सकती है, लेकिन एक पत्थर की दीवार या सिक्का आसानी से झूठ नहीं बोलता। यह हमें बताता है कि यह इतिहास का सबसे ठोस और न बदलने वाला हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये ट्रांजिशन वाली इमेज है ना? हाँ, इस इमेज में तीरों की यानी एरोज की एक श्रृंखला है जो पत्थर के टेक्सचर से शुरू होकर धातु में बदल रही है, जो समय के विकास को दर्शाती है। बैकग्राउंड ब्लूप्रिंट स्टाइल का है। बहुत ही टेक्निकल फील है। हेडिंग है अभिलेख, पत्थरों पर उकेरा गया सत्य। दाईं ओर के बॉक्स में लिखा है एपिग्राफी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। और नीचे के तीनों बॉक्स में लिखा है पहला शिलालेख, दूसरा प्रशस्ति और तीसरा ताम्रपत्र। तो इसका सरल अर्थ है कि अभिलेख प्राचीन काल के वेरीफाइड अकाउंट्स या सरकारी गजट हैं, चाहे वो अशोक के आदेश हों या भूमिदान के स्थायी कानूनी रिकॉर्ड। ये उस समय का सीधा प्रसारण है, मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट। बिल्कुल, उस वक्त का लाइव ब्रॉडकास्ट। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। अरे वाह, ये विजुअल तो बहुत ही आकर्षक है ना? ये एक बहुत ही आकर्षक इमेज है। इसके बिल्कुल बीच में एक बड़ा प्राचीन सोने का सिक्का है। यहाँ सिक्के पर गोल्डन लाइट दिखाई गई है, जिससे उसके किनारे चमक रहे हैं। चारों तरफ बॉक्स हैं जो पॉइंटर से सिक्के से जुड़े हैं। हाँ, वो पॉइंटर्स साफ दिख रहे हैं। हेडिंग पढ़ती हूँ। सिक्के, अर्थव्यवस्था का आईना। फिर पॉइंट्स हैं, धातु की शुद्धता, गुप्तकाल, लिपि और नाम, और चित्र, देवी देवताओं की आकृतियां। नीचे की पंक्ति में लिखा है आहत सिक्के, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स। यह हमें बताता है कि एक छोटा सा सिक्का केवल पैसा नहीं था, वो उस राज्य की जीडीपी रिपोर्ट और राजा के धार्मिक विश्वासों का पहचान पत्र था। सोने में मिलावट से राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था का सीधा पता चलता है। बस सिक्के झूठ नहीं बोलते। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ एक काफी दिलचस्प इफेक्ट है। बिल्कुल, इस इमेज में एक दिलचस्प ट्रांजिशन है। बाईं ओर एक स्तूप का तकनीकी ब्लूप्रिंट है, जो दाईं ओर एक असली ऐतिहासिक पत्थर के ढांचे की तस्वीर में मिल रहा है। बैकग्राउंड में पुराने कागज का टेक्सचर है। वो ब्लूप्रिंट से असली इमारत में बदलना शानदार है। मैं हेडिंग पढ़ती हूँ, स्मारक और भवन, वास्तुकला में छिपा इतिहास। तीनों मुख्य बॉक्स में लिखा है इंजीनियरिंग क्षमता, धार्मिक स्मारक, सांची, खजुराहो, नागरिक संरचनाएं, हड़प्पा की जल निकासी और वैश्विक प्रभाव, अंकोर वाट। तो इसका सरल अर्थ है कि इमारतें केवल ईंट और पत्थर नहीं है, वे वास्तुकला के रूप में जमा हुआ इतिहास है। हड़प्पा की नालियां उनकी शानदार नगर योजना को और बाहरी देशों के मंदिर भारत के सांस्कृतिक विस्तार को साबित करते हैं। यानी वो बस इमारतें नहीं बल्कि सबूत हैं। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, यह म्यूजियम जैसा लग रहा है कुछ। हाँ, ये एक डिस्प्ले केस जैसी इमेज है, जैसे हम किसी म्यूजियम में देख रहे हों। इसके अंदर 3 वस्तुएं लटकी हुई हैं। एक मिट्टी का बर्तन, एक पुरानी कुल्हाड़ी और एक मिट्टी का बैल जो एक खिलौना है। और ऊपर से वो हल्की रोशनी पड़ रही है उन पे। बिल्कुल। हेडिंग ले अवशेष, आम जीवन के उपकरण। तीनों टैग्स पर लिखा है मृदभांड, नवपाषाण या हड़प्पा, औजार और हथियार, और मोहरे और खिलौने, व्यापार और मनोरंजन। यह हमें बताता है कि महल और शिलालेख राजाओं की कहानी बताते हैं, लेकिन ये टूटे हुए बर्तन, औजार और खिलौने हमें ये दिखाते हैं कि आम आदमी कैसे जीता था। वो क्या खाता था और कैसे व्यापार करता था। आम लोगों का इतिहास। सही बात है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये फ्लो चार्ट वाली स्लाइड आ गई। हाँ,
ये एक ट्री डायग्राम वाली इमेज है। बैकग्राउंड हल्के नीले और भूरे रंग का है, जिसमें स्रोत दो मुख्य शाखाओं यानी देशी और विदेशी में बट रहे हैं। हेडिंग क्या है? हेडिंग है साहित्यिक स्रोत, अतीत की आवाजें। चार्ट में है देशी साहित्य, जिससे दो शाखाएं निकलती हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक, धर्मेतर, और दूसरी तरफ विदेशी विवरण, जिसमें है यूनानी, चीनी, अरबी। ठीक है। और अंत में नीचे लिखा निष्कर्ष भी यही बात दोहराता है। तो अगर पुरातत्व हमें इतिहास का शरीर यानी भौतिक ढांचा देता है, तो इसका सरल अर्थ है कि साहित्यिक स्रोत हमें इतिहास की आत्मा देते हैं, यानी प्राचीन लोग क्या सोचते थे, उनके कानून क्या थे और उनका दर्शन क्या था। बहुत खूब कहा, शरीर और आत्मा का तालमेल। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, इस इमेज का लेआउट थोड़ा अलग है। हाँ, इस इमेज को 4 खानों मतलब क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। बैकग्राउंड में प्राचीन पांडुलिपियों और ताड़ के पत्तों की तस्वीरें हैं, जिन पर एक वार्म लाइट का प्रभाव दिख रहा है। हाँ, वो पाम लीव्स काफी असली लग रहे हैं। हेडिंग है धार्मिक ग्रंथ, आस्था में छिपा इतिहास। चारों हिस्सों का टेक्स्ट है ब्राह्मण हिंदू साहित्य, वेद पुराण, बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, जातक कथाएं, जैन साहित्य, आगम और इतिहासकार का दृष्टिकोण। ये हमें बताता है कि भले ही धार्मिक ग्रंथों में बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी हों, लेकिन अनजाने में ही सही वे उस समय के समाज का सच बता देते हैं। वो कैसे? जैसे जातक कथाओं के बहाने ही हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की असली आर्थिक स्थिति का पता चलता है। कमाल है, मतलब कहानियों में छिपी अर्थव्यवस्था। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये तो किसी पुरानी लाइब्रेरी का दृश्य है। बिल्कुल। इस इमेज के बाईं ओर एक पुरानी लाइब्रेरी की शेल्फ है, जिसमें चमड़े की जिल्द वाली पुरानी किताबें रखी हैं। दाईं ओर 3 मुख्य ग्रंथों के नाम सुनहरे टैग्स पर लिखे हैं। वो टैग्स चमक रहे हैं थोड़े। हाँ, हेडिंग है ऐतिहासिक और धर्मेतर ग्रंथ। तीनों टैग्स पर लिखा है अर्थशास्त्र चाणक्य, राजतरंगिणी, कल्हण का कश्मीर का इतिहास और संगम साहित्य दक्षिण भारत। इसका सरल अर्थ है कि ये किताबें किसी धर्म के बारे में नहीं, बल्कि सिस्टम के बारे में है। विशेष रूप से राजतरंगिणी, जो सिर्फ राजाओं की तारीफ नहीं करती, बल्कि निष्पक्ष रूप से तिथियों के साथ भारत का पहला वास्तविक इतिहास लिखती है। बिना किसी पक्षपात के सही मायनों में इतिहास। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। एक नक्शा आ गया अब। हाँ, ये एक विश्व मानचित्र है। इसमें ग्रीस, चीन और मध्य पूर्व से भारत की ओर आती हुई यात्रा रेखाएं बनी हैं। हर स्थान पर एक नेविगेशन पिन है, जहां से एनर्जी फ्लो लाइट भारत की ओर आ रही है। वो एनर्जी फ्लो काफी डायनामिक लग रहा है। हेडिंग है विदेशी यात्रियों के विवरण, बाहरी दृष्टिकोण। तीनों पॉइंट पढ़ती हूँ। मेगास्थनीज इंडिका, फाहियान और वेनसांग नालंदा शिक्षा, और अल बरूनी तहकीक ए हिंद विज्ञान गणित का आलोचनात्मक अध्ययन। ये हमें बताता है कि हमें केवल खुद की नजर से नहीं, बल्कि बाहरी लोगों यानी पर्यटकों की नजर से भी अपना इतिहास देखने का मौका मिलता है। विदेशी यात्रियों का विवरण उस निष्पक्ष ऑडिट की तरह है जो समाज की सच्चाई दिखाता है। एक न्यूट्रल ऑडिट, बिल्कुल। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। इस इमेज में साउंड वेव्स दिख रही हैं। हाँ, इस इमेज में बाईं ओर एक स्पीकर आइकॉन से निकलती हुई ध्वनि तरंगे हैं, जिनमें गोल्डन लाइट चमक रही है। दाईं ओर प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा और लोक कथाओं के दृश्य हैं। हाँ, हेडिंग क्या कहती है? हेडिंग है मौखिक परंपराएं, स्मृतियों में जीवित इतिहास। पूरा टेक्स्ट है लिपि के विकास से पहले पीढ़ियों तक ज्ञान का हस्तांतरण, श्रुति परंपरा और लोक कथाएं। कई बार ये सवाल उठता है कि बिना लिखे कुछ कैसे याद रह सकता है। इसका सरल अर्थ है कि श्रुति परंपरा में गुरु शिष्य प्रणाली इतनी सख्त थी कि ज्ञान को पीढ़ियों तक पूरी शुद्धता के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की तरह ही सुरक्षित रखा गया। बिल्कुल एक लॉसलेस ऑडियो रिकॉर्डिंग की तरह। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमारी आखिरी स्लाइड है। हाँ, ये अंतिम इमेज है। इसमें एक रिलायबिलिटी मैट्रिक्स है। नीचे 2 बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास आपस में मिल रहे हैं। एक तरफ साहित्य, दूसरी तरफ पुरातत्व, और बीच के ओवरलैप हिस्से में सत्य लिखा है, जहां तेज गोल्डन लाइट चमक रही है। वो ओवरलैप वाला हिस्सा काफी अहम है। हेडिंग है स्रोतों की सीमाएं और ऐतिहासिक सत्यापन।
यहाँ साहित्य और पुरातत्व दोनों की ताकत और सीमाएं लिखी हैं। नीचे का मुख्य बॉक्स पढ़ती हूँ। ऐतिहासिक सत्यापन। एक निष्पक्ष इतिहासकार, दोनों स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं, विकल्प नहीं। यह हमें बताता है कि इतिहास के दोनों हाथों में कमियां हैं। साहित्य में झूठ हो सकता है और पुरातत्व खामोश रहता है। लेकिन जब पुरातत्व की खुदाई किसी साहित्यिक दावे को साबित कर देती है, तो वहीं पर हमें सच्चा इतिहास मिलता है। तो दोनों का मिलना ही असली सत्य है।